तो दोस्तों आज मैं आपके लिए GFR 2017 का चैप्टर 3 से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर में लाया हूँ। चैप्टर 3 का नाम बजट फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन है। क्वेश्चन नंबर 1, हु प्रेजेंट्स द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू पार्लियामेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बजट भी बोला जाता है। जनरली मीडिया में बजट नाम से ही ये समाचार आती है, ठीक है, लेकिन इसका एक्चुअल नेम जो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसको बोलते हैं। और ये पार्लियामेंट में जनरली फरवरी मंथ में ये बजट पेश किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि हु प्रेजेंट्स, कौन पेश करता है पार्लियामेंट में बजट को। तो दोस्तों ये फाइनेंस मिनिस्टर का काम होता है, जो कि ऑप्शन सी में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज ऑल्सो नोन एज। मैं यहाँ पे बताया था कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बजट भी कहा जाता है। तो देखिए ऑप्शन बी में जो है बजट है, मतलब करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन वाज द रेलवे बजट मर्ज्ड विथ द जनरल बजट। आपको मालूम होगा कि 2017 के पहले जो है रेलवे बजट सेपरेट पेश किया जाता था और रेल मिनिस्टर पेश करते थे, ठीक है। लेकिन मोदी गवर्नमेंट आने के बाद 2017-18 में जो है इस बजट को, रेलवे बजट को जनरल बजट से मर्ज कर दिया गया। ये कब मर्ज किया गया? 2017-18 में। ये जो है क्वेश्चन एक बार ऑलरेडी पूछ चुका है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है NTA। अब वो हालांकि एग्जाम उस तरह का नहीं लेती है जो पहले ले रहा था, रिक्रूटमेंट टाइप का जो एग्जाम ले रही थी NTA, अब फिलहाल नहीं ले रहा है। पहले जो बहुत सारा रिक्रूटमेंट का भी एग्जाम वो लेता था, अभी केवल इंट्रेंस का ले रहा हो। जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इंट्रेंस लेना हो या एडमिशन लेना हो या IIT में, NIT में, इस प्रकार का जो है एग्जाम फिलहाल वो ले रहा है। अब रिक्रूटमेंट से रिलेटेड एग्जाम में NTA नहीं ले रहा है, ठीक है। तो NTA ने इस क्वेश्चन को पूछा था कि रेलवे बजट कब मर्ज किया गया है और किस एग्जाम में पूछा था, तो उतना एग्जैक्टली तो याद नहीं है, बट मैं एग्जाम दिया था जिसमें उन्होंने इस क्वेश्चन को पूछा था। अब जो है क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। द प्रोविजंस फॉर प्रिपरेशन, फॉर्मुलेशन एंड सबमिशन ऑफ बजट टू द पार्लियामेंट आर कंटेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन ... यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बजट से जो रिलेटेड होता है फॉर्मुलेशन, प्रिपरेशन, सबमिशन, ये सारा प्रोविजन जो है किस मतलब आर्टिकल में दिया हुआ है। तो दोस्तों ये जो है अनुच्छेद 112 से 116 में दिया हुआ है, जो कि ऑप्शन डी में है, ठीक है। याद रखिएगा 112 से 116, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, विच मिनिस्ट्री इशूज गाइडलाइंस फॉर प्रिपरेशन ऑफ बजट एस्टिमेट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। देखिए बजट से रिलेटेड जब भी मैटर आए तो आंख मूंद के आंसर आप मार दीजिएगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो कि ऑप्शन अब फिलहाल इसमें ए में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, द रेट्स ऑफ फ्यूचर चार्जेस शुड बी लिंक्ड विथ एप्रोप्रिएट प्राइस इंडिसेस एंड रिव्यूड एट एवरी 3 ईयर्स। यहाँ पे जो है क्वेश्चन हमको आज से नहीं, जब से मैं GFR का स्टडी किया हूँ, GFR 2017 का, तब से ये कंफ्यूज करता है। बट आप ध्यान रखिएगा कि आपको इसका कंफ्यूजन नहीं हो। अब कंफ्यूजन क्या होता है, एक इसी से रिलेटेड ऐसा जो है ऑटोनोमस बॉडी का ये सब चार्जेस का रिव्यू की बात जब किया जाता है तो दोस्तों वो एनुअली किया जाता है। देखिए यहाँ पे मैं लिखा हूँ नीचे में, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के रूप में, द रेट्स ऑफ यूजर चार्जेस शुड बी लिंक्ड विथ एप्रोप्रिएट प्राइस इंडिसेस एंड रिव्यूड एट एवरी 3 ईयर, ठीक है। While the governing body of the autonomous body should review the user chargeable resources for internal revenue generation at least once in a year। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसका तो आंसर 3 ईयर्स हो जाएगा, एट एवरी 3 ईयर्स। लेकिन यहाँ पे आपको जब ऑटोनोमस बॉडी का यूजर चार्जेज के बारे में अगर पूछा जाएगा कि जो ऑटोनोमस इंटरनल रेवेन्यू जनरेशन का जो होता है उसका रिव्यू कब किया जाता है ऑटोनोमस बॉडी का, तो दोस्तों एवरी ईयर होता है, मतलब साल में एक बार। तो इसलिए हमको बार बार एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है, जहाँ 3 ईयर्स मारना है वहाँ 1 ईयर मार देता हूँ, और जहाँ 1 ईयर मारना है वहाँ पे 3 ईयर्स मार देता हूँ। हम उम्मीद करेंगे कि आपके पास ये कंफ्यूजन ना हो या ना क्रिएट हो, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट्स इंक्लूडिंग द ट्रांसफर ऑफ सरप्लस फ्रॉम
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज ए मेजर कंपोनेंट ऑफ। देखिए डिविडेंड्स और प्रॉफिट जो होता है इंक्लूडिंग ट्रांसफर सरप्लस फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोले तो आरबीआई, तो ये किसका मेजर कंपोनेंट है? टैक्स रेवेन्यू का है कि नॉन टैक्स रेवेन्यू का है कि डेब्ट का है कि रिसीट्स का है? तो दोस्तों ये नॉन टैक्स रेवेन्यू का जो है मेजर कंपोनेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 8, द डिविडेंड्स ऑब्लिक प्रॉफिट्स इटीसी बाय सीपीएसई इज पेड एज पर गाइडलाइंस इशूड बाय। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज जो होता है उसका डिविडेंड्स और प्रॉफिट्स जो होता है किसके गाइडलाइन के अनुसार जो इशू किया जाता है? तो दोस्तों दीपक के एक जो गाइडलाइंस होता है उसके अनुसार से ये इशू किया जाता है। इसका फुल फॉर्म जो है आप गूगल में देख सकते हैं। वैसे डिपार्टमेंट ऑफ ने भी मुझे फिलहाल याद नहीं है, आप देख लीजिएगा। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक एसेट में, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का एक डिपार्टमेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, विच हेड इज कॉल्ड द फाइनल यूनिट ऑफ प्रिपरेशन। ये क्वेश्चन यूपीएससी के द्वारा डीआरडीओ के स्टोर ऑफिसर एग्जाम में वर्ष 2018 में पूछा गया है। तो दोस्तों फाइनल यूनिट ऑफ प्रिपरेशन जो होता है ऑब्जेक्ट हेड होता है, ठीक है। अब फर्स्ट जो होता है मेजर हेड, सेकेंड माइनर हेड, इसके बाद सब हेड आता है, इसके बाद और डिटेल्ड हेड आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट हेड आता है। टोटल जो है 6 हेड है, ठीक है, 6 हेड याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, द एस्टिमेट फॉर अदर एक्सपेंडिचर्स टू विच वोट ऑफ लोकसभा रिक्वायर्स इज इन द फॉर्म ऑफ ... तो दोस्तों जो वोट ऑफ लोकसभा जरूरत पड़ता है एक्सपेंडिचर को कवर करने के लिए, अदर प्रकार का एक्सपेंडिचर को कवर करने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं या किस रूप में उसको लेना पड़ता है? तो दोस्तों इसको जो है डिमांड फॉर ग्रांट्स के रूप में लेना पड़ता है। किस रूप में? डिमांड फॉर ग्रांट्स के रूप में। क्वेश्चन नंबर 11, जनरली हाउ मेनी डिमांड्स फॉर ग्रांट्स आर प्रेजेंटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट। तो दोस्तों दो जो है डिमांड फॉर ग्रांट, हाउ मेनी डिमांड, हाँ 2 डिमांड्स जो है, 2 प्रकार का डिमांड जो है प्रेजेंट किया जाता है प्रत्येक मिनिस्ट्री से। एक होता है मेन डिमांड और एक होता है डिटेल्ड डिमांड, याद रखिए, एक मेन डिमांड और एक डिटेल्ड डिमांड, है ना। तो दोस्तों यहाँ पे 2 जो है ऑप्शन ए में है 2, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, वेयर इज द प्रेजेंटेड डिमांड फॉर ग्रांट। डिमांड फॉर ग्रांट जो है कहाँ प्रेजेंट किया जाता है? तो दोस्तों पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, एट हाउ मेनी लेवल्स इज डिमांड फॉर ग्रांट प्रेजेंटेड। मैं पहले भी बताया था। अच्छा यहाँ पे लेवल पूछ रहा है, हाउ मेनी लेवल्स। ऊपर क्या था? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिमांड, इस तरह का था। यहाँ पे पूछ रहा है हाउ मेनी लेवल्स इज डिमांड फॉर ग्रांट प्रेजेंटेड। तो 2 लेवल पे प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए में जो दिख रहा है आपको 2 लेवल्स, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, विच वन प्रेजेंट्स द मेन डिमांड फॉर ग्रांट्स टू पार्लियामेंट। दोस्तों जो मेन डिमांड फॉर ग्रांट्स होता है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है प्रेजेंट करने का काम करता है, और जो डिटेल डिमांड जो होता है उसको कंसर्न मिनिस्ट्री प्रेजेंट करता है, जो मिनिस्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, विच मिनिस्ट्री लेज डाउन द फॉर्म ऑफ द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डिमांड फॉर ग्रांट्स। विच मिनिस्ट्री लेड डाउन द फॉर्म। अच्छा जो फॉर्म होता है बजट से रिलेटेड और डिमांड फॉर ग्रांट से रिलेटेड, तो वो कौन ले डाउन करता है? बोले तो नियम कानून बनाता है या फॉर्म क्रिएट करता है, कौन सा मिनिस्ट्री काम है? तो दोस्तों ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का ही काम है। क्वेश्चन नंबर 16, which one prescribe the heads under which provision for expenditure is made in the demand for grants or appropriation। करा के which one prescribe the heads under which provision for expenditure is made in the demand for grants or appropriation। कौन जो है ये हेड्स जो है बनाने का काम करता है या प्रिस्क्राइब करता है हेड्स को? जो हेड होता है कौन सा हेड में जाएगा, कौन सा हेड में खर्च होगा, वो जो होता है ना यूनिट हेड, उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो दोस्तों ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का ही ये काम है, जो कि ऑप्शन डी में है।
क्वेश्चन नंबर 17, हु passes the authorized heads for expenditure in a year which is shown in the detailed demand for grants। यहाँ पे कह रहा है कि पास कौन करता है, याद रखिएगा, पास कौन करता है ऑथराइज हेड्स को। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस तो बनाने का काम करता है, पर पास कौन करता है? तो दोस्तों पास करने का काम जो है पार्लियामेंट का है। तो ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग appendices has not the detailed instruction for preparation of budget। कह रहा है कि कौन सा अपेंडिक्स जो जीएफआर में लिखा हुआ उसके बारे में, कौन सा अपेंडिक्स में बजट प्रिपरेशन से रिलेटेड डिटेल इंस्ट्रक्शन नहीं दिया हुआ है। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो जीएफआर में अपेंडिक्स दिया हुआ है 1 से 12 अपेंडिक्स टोटल दिया हुआ है। कितना याद दिया हुआ? 12 अपेंडिक्स। और 12 अपेंडिक्स में जो है अपेंडिक्स नंबर 1 से लेकर करके अपेंडिक्स 4 तक जो है ये बजट रिलेटेड इंस्ट्रक्शन ही दिया हुआ है। यहाँ इसमें पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 18 में कि किसमें नहीं है बजट रिलेटेड इंस्ट्रक्शन या बजट प्रिपरेशन से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन नहीं है। तो सिंपल सी बात है कि अपेंडिक्स 5 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, which division of the Ministry of Finance initially scrutinizes the estimates submitted by departments or ministries। तो स्क्रूटनाइज करने का काम कौन करता है? जो एस्टिमेट सबमिट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, तो कौन सा जो है डिवीजन स्क्रूटनाइज करता है? तो दोस्तों ये बजट डिवीजन करता है, जो कि ऑप्शन सी में है। क्वेश्चन नंबर 20, in terms of GF 2017, MTEF stands for what? MTEF का फुल फॉर्म क्या होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों ये मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क होता है, मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क होता है, जो कि ऑप्शन बी में है। क्वेश्चन नंबर 21, इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव प्रोविजंस फॉर वोट ऑन अकाउंट्स। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन शायद पीछे भी आया था। वोट ऑन अकाउंट का जो वर्णन किया हुआ है अनुच्छेद 116 में किया हुआ है, लेकिन ध्यान दीजिएगा इसी प्रकार का एक चीज और आता है जो कि मैं एक्सप्लेनेशन के रूप में आपके लिए लिखा हूँ, ताकि आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में वोट ऑन अकाउंट था। यहाँ देखिए वोट ऑफ द लोकसभा क्या है, वोट ऑफ द लोकसभा। अगर ऐसा पूछेगा कि वोट ऑफ द लोकसभा इज रिक्वायर्ड, तो ये जो है अंडर आर्टिकल 113(2) के तहत दिया जाता है, जबकि वोट ऑन अकाउंट आर्टिकल 116 के तहत दिया जाता है। ठीक है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वाइल वोट ऑफ अकाउंट्स, यहाँ पे जो दिया हुआ है वोट ऑफ अकाउंट्स इज प्रोसेस्ड अंडर आर्टिकल 116 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये दोनों में डिफरेंट था, तो इसको ध्यान रखिएगा, नहीं तो बाद में जाकर बहुत भारी कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग इन टर्म्स ऑफ वोट ऑन अकाउंट्स। तो कह रहा है कि वोट ऑन अकाउंट से रिलेटेड कौन सा जो स्टेटमेंट है एक इसमें से गलत है। तो दोस्तों इट इज ए पास्ट फॉर ए ब्रीफ पीरियड, ये तो सही है। इट इज पास्ट बाय हाउस ऑफ द पीपुल, ये भी सही है। याद रखिएगा कि वोट ऑफ अकाउंट जो है राज्यसभा में नहीं पेश किया जाता है, केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। ठीक है। इट कैन बी यूटिलाइज फॉर न्यू सर्विस, वोट ऑन अकाउंट के रूप में जो पैसे लिया जाता है उसको न्यू सर्विस पे एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन सी वाला गलत है, मतलब आंसर सी हो जाएगा। ऑप्शन डी देखते हैं, इट इज पास विदाउट डिस्कशन। और वोट ऑन अकाउंट के रूप में जो एक्सपेंडिचर के लिए फंड लिया जाता है उस पर कोई डिस्कशन भी नहीं होता है पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट नहीं बल्कि लोकसभा में। ठीक है, तो ये डिफरेंट था। क्वेश्चन नंबर 23, विच वन इज कम्युनिकेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आफ्टर पासिंग द अप्रोप्रिएशन बिल रिलेटिंग टू बजट। कह रहा है कि अप्रोप्रिएशन बिल जो है जब पास कर दिया जाता है बजट से रिलेटेड, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा किसको इंटीमेट या किसको कम्युनिकेट किया जाता है। तो दोस्तों सारे मिनिस्ट्री को, सारे डिपार्टमेंट को, पे एंड अकाउंट ऑफिसर को, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, द सप्लीमेंट्री ग्रांट ऑफ अप्रोप्रिएशन और एन एडवांस इज टेकन फ्रॉम। कह रहा है कि सप्लीमेंट्री ग्रांट या अप्रोप्रिएशन या एन एडवांस किससे लिया जाता है। तो दोस्तों ये जो है कंटीजेंसी फंड से लिया जाता है।
आपको मैं पिछला वीडियो में बताया था कि कंटीजेंसी ऑफ फंड ऑफ इंडिया का वर्णन किस अनुच्छेद में है। तो अगर आपको याद है, अगर मेरा पिछला वीडियो सीरियसली देखे हैं तो आप हमें कमेंट करके इसका जवाब जरूर दें कि कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया का वर्णन किस अनुच्छेद में है और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का भी वर्णन किस अनुच्छेद में है। जरूर जवाब दें। अब पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया या पब्लिक अकाउंट्स का भी वर्णन किस अनुच्छेद में है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, हमें आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर हो गया बी हो गया, कंटीजेंसी से लिया जाता है, कंटीजेंसी फंड से लिया जाता है क्या, सप्लीमेंट्री ग्रांट, एप्रोप्रिएशन और एन एडवांस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, इन विच फॉर्म ऑफ GFR रजिस्टर शोइंग एक्सपेंसेस बाय हेड्स ऑफ अकाउंट्स इज मेंटेन। कह रहा है कि कौन सा रजिस्टर में जो है एक्सपेंस रिलेटेड शो किया जाता है, जो भी एक्सपेंस किया गया है उसको शो किया जाता है। तो GFR के जो है कौन से रजिस्टर में जो कि मेंटेन किया जाता है उसको शो किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा कि एक्सपेंस है जो कि ई का वैल्यू, फेस वैल्यू जो कह सकते हैं तो 5 होता है। मतलब एक ट्रिक है एक तरह से याद करने का। तो GFR 5 करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ट्रिक टू रिमेम्बर वही चीज है जो मैं बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 26, हु मेंटेन्स ए ब्रॉड शीट इन फॉर्म GFR 6 टू मॉनिटर द रिसीट ऑफ द रिटर्न। कह रहा ब्रॉड शीट में कौन जो है मेंटेन करता है, जो ब्रॉड शीट GFR 6 के रूप में मेंटेन किया जाता है। तो दोस्तों ये कंट्रोलिंग ऑफिसर होता है। कौन होता है? कंट्रोलिंग ऑफिसर। कंट्रोलिंग ऑफिसर जो है GFR 6 के रूप में मॉनिटर करता है, ब्रॉड शीट का जो फॉर्मेट है उसमें मेंटेन करता है। क्वेश्चन नंबर 27, इन विच फॉर्म ऑफ GFR कंपिलेशन शीट इज रिकॉर्डेड। कह रहा है कि कंपिलेशन शीट जो है किस फॉर्म में मेंटेन किया जाता है। तो दोस्तों कंपिलेशन शीट जो है GFR के 7 वाला फॉर्मेट जो है उसमें मेंटेन किया जाता है। और यहाँ पे याद रखिएगा ट्रिक टू रिमेम्बर के रूप में आप ध्यान दें कि व्हेन द वर्ड्स कंपाइल और कंपिलेशन शीट इज आंसर विल बी GFR 7। जब कंपिलेशन या कंपाइल की बात करेगा तो उसका जो फॉर्म हो जाएगा GFR 7 हो जाएगा। अगर कंसोलिडेटेड अकाउंट्स की बात करेगा, मतलब कंसोलिडेटेड जब पूछेगा तो इसका GFR 8 हो जाएगा। ठीक है। अब जो है क्वेश्चन नंबर 28 में देखते हैं क्या है। कंसोलिडेटेड अकाउंट्स इज मेंटेन इन विच फॉर्म ऑफ GFR 2017। तो देखिए मैं बताया था ऊपर में जस्ट कि कंसोलिडेटेड का वर्ड आएगा तो GFR 8 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, हु ऑल्सो नोट्स इन द GFR 5 रजिस्टर द पार्टिकुलर्स ऑफ बुक एडजस्टमेंट एडवाइज्ड बाय द PAO। ठीक है। तो कह रहा है कि GFR 5 रजिस्टर में जो मेंटेन किया जाता है उससे रिलेटेड जो है उन्हें GFR 5 के फॉर्मेट में नोट्स के रूप में भी लिखता है। कौन लिखता है? पार्टिकुलर्स। क्या लिखता है? पार्टिकुलर्स ऑफ ए बुक एडजस्टमेंट। बुक एडजस्टमेंट से रिलेटेड जो पार्टिकुलर्स होता है, जो डिटेल्स होता है वो लिखा जाता है। बट कौन लिखता है? तो दोस्तों DDO लिखता है। कौन लिखता है? DDO। आपको यहाँ पे एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि DDO का फुल फॉर्म जो है बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। तो याद रखिए ड्राइविंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर होता है DDO का फुल फॉर्म। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट डू यू मीन PAO इन रिलेशन टू बजट फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। PAO का फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो फुल फॉर्म होता है पे एंड अकाउंट ऑफिसर होता है। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट डू यू मीन PRAO। तो दोस्तों PRAO का जो मतलब होगा प्रिंसिपल होगा, प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिसर। तो ऑप्शन ए बी में है। ठीक है। ऑप्शन बी में है। क्वेश्चन नंबर 32, इन विच फॉर्म लिएबिलिटी रजिस्टर इज मेंटेन इन रिलेशन टू GFR 17। करा लिएबिलिटी रजिस्टर जो है कौन से फॉर्म में मेंटेन किया जाता है। तो दोस्तों लिएबिलिटी रजिस्टर की जब बात करेगा तो GFR 3 हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देने वाला है बात है कि जब लिएबिलिटी स्टेटमेंट जब कहेगा तो GFR 3A हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, क्वार्टरली एक्सपेंडिचर प्लान इज मेड बाय। कौन बनाया क्वार्टरली एक्सपेंडिचर प्लान? क्वार्टरली एक्सपेंडिचर प्लान, मंथली एक्सपेंडिचर प्लान, ये दोनों जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बनाया, जो कि ऑप्शन सी में है। क्वेश्चन नंबर 34, विच वन ऑफ द
plans has been made by Ministry of Finance as in the context of GFR 2017। मैं भी आपको बताया था कि क्वार्टरली एक्सपेंडिचर प्लान, मंथली एक्सपेंडिचर प्लान जो है दोनों जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बनाया है। यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा इसमें से प्लान जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बनाया है ये आपको बताना है। तो मंथली एक्सपेंडिचर प्लान मैं पहले बता चुका था कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बनाया है। क्वार्टरली एक्सपेंडिचर प्लान भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बनाया है, मैं पहले बता चुका हूँ, दोनों बनाया है। और बाई एनुअल एक्सपेंडिचर प्लान मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नहीं बनाया है और कोई दूसरा बनाया होगा तो मुझे मालूम नहीं। तो जब यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है इसके अनुसार से करेक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन ए और बी वाला हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दोनों दिया हुआ है, ए एंड बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज फॉर्म अंडर विच लिएबिलिटी रजिस्टर मेंटेन। तो दोस्तों एक क्वेश्चन रिपीट हो गया है, लिएबिलिटी रजिस्टर कौन सा फॉर्म में मेंटेन किया जाता है, तो GFR 3A में मेंटेन किया जाता है, जो कि ऑप्शन ए में है। क्वेश्चन नंबर 36, इन विच फॉर्म इज एन एप्लीकेशन फॉर एन एडिशनल एप्रोप्रिएशन मेड। अरे कौन सा फॉर्म एप्लीकेशन जो एडिशनल एप्रोप्रिएशन के लिए दिया जाता है। ठीक है, एडिशनल एप्रोप्रिएशन के लिए कौन सा एप्लीकेशन, इन विच फॉर्म, हाँ कौन सा फॉर्म में एक एप्लीकेशन जो है एडिशनल एप्रोप्रिएशन के लिए बनाया जाता है या दिया जाता है। तो दोस्तों इसका जो है GFR 1 होता है, जो कि ऑप्शन सी में है। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपके लिए एक ट्रिक के रूप में भी दिया हूँ, आप इसको वीडियो पॉज करके देख सकते हैं ये क्या ट्रिक है, कैसे याद रख सकते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 37, हु इज ए कॉपी ऑफ द ऑर्डर इंडोर्स्ड बाय अथॉरिटी सैंक्शनिंग रीएप्रोप्रिएशन। कह रहा है कि जो रीएप्रोप्रिएशन जो किया जाता है तो किसको कॉपी को इंडोर्स किया जाता है, मतलब किसको भेजा जाता है स्टाम्प मार के। तो दोस्तों वो जो है अकाउंट ऑफिसर को भेजा जाता है, जो कि ऑप्शन सी में है। एज पर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सप्लीमेंट्री ग्रांट्स आर ऑब्टेन्ड हुए। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 115(1) हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, हु अमंग द फॉलोइंग इज चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी ऑफ द मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी जो है किसी भी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट का कौन होता है इन चारों ऑप्शन में से। तो दोस्तों उसका जो होता है सेक्रेटरी, वही चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी होता है। और ये क्वेश्चन एक बार नहीं बहुत बार पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर बी हो गया, है ना।